चलो स्टार्ट करते हैं। अरे लैपटॉप बहुत आवाज कर रहा है मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, लास्ट क्लास में मैंने एक तुमको वीडियो लेक्चर दिया। लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक वीडियो लेक्चर दिया, और उस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है बताओ, और कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है? बोलो। सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्वेंट एक लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट जो है वो एक लिक्विड भी हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, इन दोनों को मिला देंगे तो भी सोल्यूशन बनेगा। और मान लो पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया तो भी एक सोल्यूशन बनेगा, हाँ कि ना। यस सर। एक सेकंड, ये क्या हो गया लैपटॉप को? चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो किससे बनता है? सॉल्वेंट से बनता है और सॉल्यूट से बनता है। अब यहां पर हाँ, अब यहां पर कोई एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, तो मान लो हमने एक सॉल्ट वाटर बनाया। तो सॉल्ट वाटर में कौन कौन से दो कंपोनेंट है? वाटर है और सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस है सर। ना। तो ये भी एक तरह का सोल्यूशन है। ये किस तरह का सोल्यूशन है? इसको बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। तो जब हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में सॉल्यूट कितना ज्यादा है। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जो होगा वो सॉल्यूट से रिलेटेड होगा। तो हम लोग हमेशा न्यूमरेटर में सॉल्यूट का टर्म रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग या तो सॉल्यूशन का टर्म रखेंगे या तो हम लोग सॉल्वेंट का टर्म रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? है ना। और इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगर ये रेशियो ज्यादा हुआ, अगर ये रेशियो ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब वहां पे सॉल्यूट भी ज्यादा होगा। और अगर ये रेशियो कम हुआ तो कंसंट्रेशन भी कम होगा। कंसंट्रेशन का मतलब अगर मैं तुमको सीधे सीधे बताना चाहूं, तो जब हम लोग मान लो सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो सब्जी जो बनती है, जो झोल बनता है, वो भी तो एक तरह का सोल्यूशन है। हाँ। अब कभी कभार क्या होता है कि मसाले ज्यादा पड़ जाते हैं, या मान लो नमक ज्यादा पड़ गया। तो अगर मान लो नमक ज्यादा पड़ गया तो हम लोग को टेस्ट में वो ज्यादा सॉल्टी समझ में आता है कि नहीं? तो इसका मतलब उस खाने में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यस। है ना। तो सिंपल सा वही। और अगर मान लो कभी नमक कम पड़ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। हम उसको टेस्ट करके पहचान लेते हैं, तो हम लोग उसमें नीड के अनुसार और नमक डाल देते हैं ताकि टेस्ट बराबर हो जाए। यस और नो?
है ना। ओके, तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इनको हमने दो ग्रुप में बांटा है, ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी। ये जो ग्रुप नंबर ए है, ये सबसे पहली बात तो वॉल्यूम रिलेटेड ग्रुप है। कोई भी चीज अगर वॉल्यूम रिलेटेड होगी तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर यहां पे वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। ये बात सबको पता है ना। हाँ, तो अगर कोई चीज सही नहीं पर हाँ, सर ये तो सिर्फ गैस से फैली थे ना। नहीं, आयरन का पीस ले लो, इसको हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई। रेल रेल लाइन देखते हो, रेल लाइन, रेल लाइन के बीच में थोड़ा गैप छूटा होता है, देखा है कभी किसी ने रेल की पटरी? हाँ सर। ये जो गैप होता है, ये गैप किस लिए होता है बताओ? ये गैप किस लिए होता है? किसी दिन अगर मान लो बहुत धूप वाला दिन है तो उस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, यस सर। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये जो आयरन का पीसेस है ना, ये रेल की पटरी तो लोहे से ही बनी होती है, तो ये एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड कर पाए इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। पता है ये बात की नहीं? नो सर। नहीं सर, आगे ट्यूब पर हाँ, आज हाँ सर। है ना। तो ये रेल की पटरी एक्सपैंड करती है ना गर्मियों के दिन में, इसलिए ये थोड़ा सा अलाउंस छोड़ा जाता है। नहीं तो क्या होगा, ये रेल की पटरी जो है, अगर मान लो ऐसे मैंने जोड़ दी, तो अगर ये मान लो एक्सपैंड करती है तो ये फिर ऊपर की तरफ उठेगी ना। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर। तब तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। रेल की पटरी तो सीधी होनी चाहिए, तो ऐसा एक्सीडेंट ना हो इसलिए बीच में पहले से ही थोड़ा एक्सपेंशन के लिए ये जगह छोड़ दी जाती है। तो बेसिक कंक्लूजन क्या है कि भाई अगर कोई सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम? तो सर अगर लकड़ी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लकड़ी जल जाएगा। क्या समझे? सर वॉल्यूम तो बढ़ेगा या? तो वॉल्यूम बढ़ने दिया कहाँ, उससे पहले जल गया ना भाई वो। समझो बात को। नहीं जल के रात हो गया। हाँ, सर जो खार निकलेगा सर वो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा शायद। ऐसा ऐसा नहीं है भाई। अब लकड़ी है, अब लकड़ी को अगर तुम हीट दोगे, है ना, तो उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इतना कम है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और ज्यादा हीट दोगे तो वो जल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन नियम तो यही है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। तो इसका एक एग्जांपल दे दो। अरे दिया तो रेल की पटरी वाला, और कौन सा एग्जाम्पल चाहिए भाई? जो देखो काम की चीज है ना, हम उस पे आते हैं, क्योंकि मैंने तुमको आयरन का भी एक एग्जांपल दिया, और ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, हम इसमें कितना देर डिस्कशन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। फिजिक्स में ये चीज बताई नहीं गई है, ये रेल की पटरियों वाला। बोलो, नहीं सर। कभी तुमने थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऐसा नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे। मुझे बस इतना बताना जरूरी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जो चीज वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सर बोलो। सर जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे छोड़ो ना यार, वो वॉल्यूम जब बढ़ता है, सॉरी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। हम काम की बात पे आते हैं। हम लोग का डिस्कशन ये नहीं है। हमारा डिस्कशन ये है कि जो चीज अगर वॉल्यूम से हम रिलेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर से अपने आप रिलेट हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम खुद टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई कि नहीं? सर हाँ बोलो। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या?
है ना। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब, और ये रिवीजन क्लास है ना, मुझे थोड़ा जल्दी इसको करना पड़ेगा, नहीं तो रिवीजन ही खत्म नहीं होगा। सबने जो वीडियो दिया था वो देखा था कि नहीं? हाँ सर देखा था। है ना, तो फिर इतना क्या डाउट आ रहा है? हम इसी में लगे हुए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पता नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये कोई डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं है। पानी जो है उसको हीट करने पर पानी एक्सपैंड करता है और फाइनली भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ये तुमको नहीं पता है? हम्म। तो पता है तो प्रूव हो गया ना भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। हम कितनी देर इसके ऊपर बहस करेंगे? तो यहाँ पर सर आप आगे बढ़िए। हम कंसंट्रेशन टर्म हमने पहले डिफाइन किया है कि यहाँ पे पहले सॉल्यूट होगा ऊपर, और नीचे कोई भी या तो सॉल्यूशन का टर्म होगा या तो सॉल्वेंट का टर्म होगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। पहला ग्रुप जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड ग्रुप है, मतलब वहां पे एक ना एक टर्म वॉल्यूम का जरूर रहेगा। तो जरूर ही वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है तो ये कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, हमारे पास जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पे स्मॉल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने 85 ml ऑफ वाटर में 15 ml मैंने अल्कोहल का मिला दिया, है ना, तो ये दोनों मिल गए तो मतलब सोल्यूशन बन गया, हाँ कि ना? हाँ सर। तो अगर मैं परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W निकालूं, है ना, तो यहाँ पे स्मॉल w ये रहा 15 सॉल्यूट का मास, कैपिटल W का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? सॉरी, कैपिटल W का मतलब हुआ यहाँ पे, ओहो मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, सॉरी, स्मॉल v बाय कैपिटल V था ना ये। ठीक है ठीक है, हाँ, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज स्मॉल v बाय कैपिटल V। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या? बोलो। हाँ सर 15। 15 गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं सर। नहीं सर। वैसे तो गिवन नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलो। 100 होगा। 100 होगा। 100 में 15 100 होगा सर। प्लस 85 इज इक्वल टू 100 ml। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15/100, क्योंकि मुझे आंसर परसेंट में देना है, इसीलिए इंटू 100 कर देंगे कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो ये 100 और 100 कैंसिल, आंसर कितना है? 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ऐसे कंपोजिशन जो है वो तुमने देखे होंगे, कभी किसी ने बेनाड्रिल कफ सिरप वगैरह पिया है? कभी कोई दवाई खाई है? लिक्विड में कोई दवाई खाई है? यस सर। तो लिक्विड में जो दवाई होती है ना, उसके पीछे देखना जो रैपर लगा होता है, उसमें कंपोजिशन गिवन होता है, तो उसमें परसेंटेज W/V ऐसे करके बहुत कुछ लिखा रहता हाँ सर। है ना, वो यही होता है, वो यही होता है, हाँ होता है। वो यही कंसंट्रेशन टर्म है। समझे कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, हाँ, 15% पूरा बोलना पड़ेगा, 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बात समझ में आई कि नहीं?
V बाय V का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जिसको पता है वो पता है कि ऊपर वाला पहला वाला वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट का वॉल्यूम है, जो सेकंड वाला वॉल्यूम बोला वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्लियर है इतना? तो हम आगे बढ़े, बताओ। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल V। अब देखो जरा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 100% तरीके से जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो सेकंड नंबर है, परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल V, परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल V, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ग्राम्स में सॉल्यूट कितना है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ सर। यहां पे W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी ग्राम्स में। यहां पे V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर मास ऑफ सॉल्वेंट। V मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे भाई? क्या तुम लोग यार अंधे गूंगे बहरे सब हो क्या? यहाँ लिखा हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ml मास होता है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो चीज लिखी है उसको गलत कैसे पढ़ रहे हो भाई? वीडियो देख चुके हो इसका, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, उसमें लिख चुका हूं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फिर भी मास कह रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे कैसे चलेगा भाई? थोड़ा अटेंटिव रहो क्लास में, क्या बोला जा रहा है उसको दिमाग में लेकर आओ, सुनने से केवल थोड़ी ना होगा, है ना भैया? मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा क्लास में अटेंटिव रहो। अब वॉल्यूम को मास बोलोगे, वो भी एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, वो भी हर कोई, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। इधर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किसमें? ग्राम्स में, 100 ml सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने एक सोल्यूशन बनाया, उसमें मैंने वाटर डाला, उसमें मैंने NaCl डाला। मान लो NaCl के मैंने 5 ग्राम ऐड किए, और जब वाटर पुट किया तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 700 ml निकल के आता है। मैं ये वॉल्यूम नाप सकता हूं आराम से, है ना? तो इस 700 सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? केवल 5 ग्राम। बात समझ में आई? मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझसे बोला गया कि ये जो सोल्यूशन है ना, उसका परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल V, ये फाइंड करो। तो मुझे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि हर 100 ml पर जितना भी सॉल्यूट है ग्राम्स में, उसी को ही हम लोग परसेंटेज w बाय V कह रहे हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। हमें गिवन है कि 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 700 ml सोल्यूशन के अंदर है, हाँ कि ना? यही मतलब बना कि नहीं? 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 700 ml सोल्यूशन के अंदर है। यस और नो? यस सर। ओके। तो अगर मुझे परसेंटेज w बाय V पता करना है तो मैं मास ऑफ सॉल्यूट पता कर लूं, 100 ml में काम बन जाएगा। तो बेसिकली 700 ml में अगर 5 ग्राम है तो 100 ml में सॉल्यूशन के 5/7 ग्राम होगा कि नहीं होगा? बोलो। 5/7 ग्राम होगा कि नहीं होगा? तो देखो 100 ml में जितना सॉल्यूट होता है उसी को ही तो परसेंटेज w बाय V कहते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि परसेंटेज w बाय V इज इक्वल टू 5/7। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यस? यस सर, यस। कोई प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नहीं सर, क्योंकि हाँ बोलो।
सर जो 5 ग्राम सोल्यूट है वो वाटर के बीच में सर मतलब मिल जाएगा इसलिए, है ना सर? नहीं, तुमने अब कभी सॉल्ट लेना, पानी के अंदर डालना, तो सॉल्ट उसमें घुल नहीं जाएगा। सर हम्म। नहीं सर, मेरा मतलब था कि जब 5 ग्राम हम सॉल्वेंट ले, हाँ, हाँ, सोल्यूट ले, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर के बीच में ये मिल नहीं जाएगा नहीं, इसलिए। मैंने वाटर का अलग से वॉल्यूम बताया ही कहाँ है, मैंने पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 700 ml बताया है। क्या समझे? सर आपने जो वीडियो में बोला था कि अगर 5 ग्राम 10 ग्राम हो तो। हाँ, अगर मतलब मान लो सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है, या सॉल्यूट का केवल मास गिवन है, तो ऐसा खुद सोचो जरा कि मान लो तुम्हारे पास 5 लीटर 5 लीटर वाटर है, उसमें तुमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट तो अंदर जाके घुस जाएगा, मतलब सोल्यूशन का पार्ट बन जाएगा। वॉल्यूम अभी भी 5 ही लीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? हाँ सर। सॉल्ट डालने से वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो नेग्लिजिबल है। हाँ सर, मेरा मतलब वही था कि हाँ मतलब सॉल्ट पानी के बीच में चला जाएगा। हाँ, सॉल्ट जो है वो अंदर घुल जाएगा, मतलब पानी के बीच में चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, चलो, ये बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है सर। ओके, थर्ड पे आते हैं, मोलैरिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का मीनिंग होता है N अपॉन V, जहां पे N जो है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में, लीटर्स में। बात समझ में आई? है ना? ये डेफिनेशंस तुमको याद होनी चाहिए। तो हम लोग थर्ड पे आ गए हैं, थर्ड का नाम है मोलैरिटी। ये जो मोलैरिटी है इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, इसका मतलब होता है कि कितने मोल हैं उसको ले लो, और सोल्यूशन का क्या वॉल्यूम है उसको ले लो, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी। ऐसे ही तो पढ़ोगे कि नहीं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी, यही पढ़ोगे कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। मान लो मेरे पास 90 ग्राम ग्लूकोज का है, मान लो मेरे पास 90 ग्राम ग्लूकोज का है इन 410 ग्राम्स ऑफ H2O। मतलब मैंने 40 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 410 ग्राम वाटर में ऐड किया, तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया कि नहीं? अब बोला जा रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर का, सॉरी, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बन के निकला उसका डेंसिटी अगर 1.2 ग्राम पर ml है, तो मोलैरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, ये पता करना है। कैसे करेंगे बोलो?
थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, बताओ कैसे करेंगे। सर ग्लूकोज का मोल्स निकालने। ग्लूकोज का मोल्स निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, अपना टारगेट सेट करना। हमें निकालना क्या है फाइनली, मोलारिटी। तो यही टारगेट हो गया। तो मोलैरिटी निकालने के लिए डिसाइड करो क्या क्या चाहिए। मोल चाहिए सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन। और जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम चाहिए, हाँ कि ना। यस सर। तो n तो हम निकाल सकते हैं सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूट का मास कितना है, 90 ग्राम। 90 ग्राम। और सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 666 सर 180 180। 180 मैंने बताया था, कुछ कुछ याद रखना, उसमें से ग्लूकोज भी एक था। 180। तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो गए कि नहीं हो गए, है ना। इसका मतलब मुझे मोल्स तो पता है कि आ जाएंगे, वॉल्यूम कैसे आएगा, और वॉल्यूम भी किसका चाहिए। सॉल्यूशन। तो क्या हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं गिवन डेटा से, सर कैसे निकाले बताओ। डेंसिटी से निकालें सर। डेंसिटी गिवन है तो सिंपल सी बात है हाँ सर। कि जो डेंसिटी होगा वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हाँ सर। तो जो मास होगा, हमें मास चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए। तो जो वॉल्यूम है मास पर यूनिट डेंसिटी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब अगर मुझे वॉल्यूम सोल्यूशन का चाहिए तो मुझे डेंसिटी भी सोल्यूशन का लेना पड़ेगा और मास भी मुझे सोल्यूशन का ही लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। यस सर। तो मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ बताओ। सर 130 ग्राम। 500 ग्राम। 130 ग्राम कैसे हुआ था बताओ। 130 ग्राम किसका आंसर आ गया भाई, कैसे हुआ ये बता दो। 130, सर क्योंकि इधर 90 और 40 था इसलिए। ये 40 है कि 410 है। सर मैं समझा था ये 40 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 410 प्लस 90, तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, 500 ग्राम है। टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, 500 ग्राम। और डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम तुम्हारा ml में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। हाँ सर। तो मेरा वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया 500 बाय 1.2 ml। और अगर लीटर में देखेंगे तो वॉल्यूम लीटर में कितना आ जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करने पर 0.5 बाय 1.2 इतना आ जाएगा कि नहीं लीटर में बोलो। ml में वॉल्यूम निकाल लिया, उसको लीटर में चेंज करने पर इतना आएगा कि नहीं आएगा बोलो, यस सर। है ना। तो यहाँ पे सिंपली अब हम लोग फाइनली आंसर निकाल लें। हमें n की वैल्यू तो पता है पहले से कि हाफ है, और v जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो कितना आ रहा है 500 डिवाइडेड बाय 1.2, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ पर मोलैरिटी का यूनिट कितना हो जाएगा, ऊपर मोल है तो मोल, नीचे लीटर है तो लीटर। बात समझ में आई कि नहीं। तो मोलैरिटी कितना आ गया, मोलैरिटी तुम्हारा आ गया कितना 1 पॉइंट, ये मैंने क्या लिख दिया, डेंसिटी, वो 1/2 थे वो। मास 1/2 है ना, 1/2 सर हाफ। 1/2 इंटू 1.2 होल डिवाइडेड बाय 500, ये तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मोलैरिटी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। तो सर 500 बाय 1.2 ml कैसे हुआ सर।
डेंसिटी क्या होता है बेटा? जब मैं बताता हूँ तब कहाँ पे रहते हो तुम लोग? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, हाँ कि ना? अरे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, ओके। तो जब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम क्या होगा? मास पर यूनिट डेंसिटी। मास पर तो मास गिवन है 500, सॉल्यूशन का मास जो है, अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं सॉल्यूशन का तो मास भी तो सॉल्यूशन का लूंगा ना। हाँ सर। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब 90 प्लस 410 500। हाँ सर। तो यहां पे तुमने 500 लिखा है, 500 ग्राम, ठीक है ना? और तुमने नीचे लिखा है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी? 1.2 गिवन है तो यहाँ पे लिख दिया 1.2। तो आंसर किस में, एमएल में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, है ना? वो यार में निकल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर तुमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब यहाँ पे ये ml को अगर लीटर में चेंज करोगे तो 0.5 बाय 1.2 नहीं आ जाएगा? बताओ। आ जाएगा सर। तो बस यहाँ पे मोल चाहिए थे, मोल तो थे ही पहले से, वॉल्यूम से और डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर किस में आएगा? मोल पर लीटर में। क्लियर है इतना? वॉल्यूम किस में आ जाएगा? मोल पर लीटर में, है ना? तो ये हो गया मोलैरिटी का बात। सर अपने वॉल्यूम 500 लिखा था, 0.5 था। कहाँ पे 500 लिखा है? सर मोलैरिटी के नीचे वॉल्यूम में 500। मोलैरिटी के नीचे वॉल्यूम में 500? मैंने 500 नहीं लिखा है, मैंने 500। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। 0.5, हाँ सर। ओके, तो मोल कितने हो गए? ठीक है, कोई बात नहीं। मोल कितने थे तुम्हारे पास? हाफ, मतलब 0.5। वॉल्यूम कितना था लीटर में? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.2, मतलब ये हो गया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये और ये गया और बचा कितना? 1.2 मोल पर लीटर। क्लियर है अभी? हाँ सर। ओके ओके ओके, सॉरी उसके लिए, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट। अब देखो, यही डाउट था। ओके ओके ओके, अब देखो यूनिट्स की बात करते हैं। क्योंकि मोलैरिटी जो है वो n अपॉन वी होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, वो भी लीटर में। तो मोल पर लीटर जो है वो मोलैरिटी का यूनिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हाँ सर। है ना? अब देखो, जैसे कि मैं एक उससे बताता हूं, फिजिक्स में फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ सर। ये तो- मास का मतलब केजी, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। यस सर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई बताओ? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारी फोर्स की यूनिट हो गई कि नहीं? तो इस पूरी यूनिट को हम अपनी सहूलियत के लिए न्यूटन कह लेते हैं। सर नेचर का प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई रिकॉर्डेड देख लेना फिर, है ना? मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरी यूनिट आई है फोर्स की, इसको शॉर्ट में हम केवल न्यूटन कह लेते हैं कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो वैसे ही ये जो मोलैरिटी की यूनिट आई है इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो 1 मोलर है। क्लियर है इतना कि नहीं? सर फिर भी समझा प्लीज। क्या? सर फिर भी समझा प्लीज, थोड़ा मेरा डाउट है। हाँ बताओ। अच्छा, इसको फिर से बता दें। मैं ये कह रहा हूं कि मोलैरिटी के यूनिट को हम लोग प्यार से मोलर भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं?
हाँ सर, यस सर। तो अगर तुम्हें स्टेटमेंट ऐसा गिवन है कि मेरे पास 1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब जो मोलैरिटी है ना वो 1 मोलर है। बात समझ में आई? तुम्हें मोलैरिटी सीधे सीधे 1 दी गई है। अगर मान लो तुम्हारे पास डेसी मोलर सोल्यूशन है, डेसी मोलर सोल्यूशन है, तो डेसी का मतलब कितना होता है? डेसी का मतलब होता है 1/10। हाँ कि ना? हाँ ये डेसी का मतलब होता है 1/10। तो डेसी मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब जो मोलैरिटी है वो कितनी है? 1/10। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। सेमी मोलर क्या होता है? सेमी मोलर, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी मोलर ऑन द सेम ग्राउंड? इसका मतलब है जो मोलैरिटी है वो कितनी है? हाफ। सेमी का मतलब हाफ होता है। बात समझ में आया कि नहीं? सर, हाँ सर। सेमी का मतलब कितना होता है? हाफ। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है कि डेसीमोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर सोल्यूशन। तो डेसीमोलर सोल्यूशन हो तो मोलैरिटी तुम ले लेना 1/10, और अगर सेमी मोलर सोल्यूशन कुछ हो तो मोलैरिटी ले लेना 1/2। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरे का रिवीजन हो गया। ये जो चौथा है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के ऊपर लगाएंगे स्टार मार्क, क्योंकि नॉर्मेलिटी को विदाउट रिडॉक्स चैप्टर, ये एक चैप्टर है केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, रिडॉक्स चैप्टर के बगैर हम लोग नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आई? नॉर्मेलिटी को समझने के लिए मुझे रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा होना जरूरी है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अभी के लिए नॉर्मेलिटी को छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नॉर्मेलिटी हम लोग जब रिडॉक्स पढ़ेंगे उसी के साथ साथ देख लेंगे। क्लियर है इतना? हाँ सर, हाँ। है ना? अब हम लोग आते हैं ग्रुप नंबर बी में। ये जो ग्रुप, अब यहाँ पे इस ग्रुप में देखो खासियत क्या है कि चाहे कोई भी मेंबर हो, एक या एक से ज्यादा टर्म वॉल्यूम का है। हाँ कि ना? इवन नॉर्मेलिटी भी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो इवन नॉर्मेलिटी में भी जो v है उसका मतलब होता है वॉल्यूम। इनमें देखो चारों में वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है? सर, है ना? वॉल्यूम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, जिसकी वजह से इस कंसंट्रेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये सर, बिल्कुल। ठीक है, सर, ग्रुप ए में मोलालिटी नहीं आएगा। मोलैलिटी ग्रुप बी में आएगा। ठीक है ना? चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम इंडिपेंड नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। जो चीज वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है वो मास रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि मास खुद जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा वजन 100 kg है, मैं बाहर जाके धूप में खड़ा हो जाऊं, गर्मी में खड़ा हो जाऊं, तो मेरा वजन घट जाएगा क्या? मेरा वजन अभी भी उतना ही है ना? तो मास क्या होता है? वॉल्यूम बढ़े या घटे, मास तो उतना ही रहने वाला है। यस सर। तो इस वजह से मास रिलेटेड टर्म जो होते हैं, या तो जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म होते हैं, उनको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी कहा जाना चाहिए। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने मान लो एक सोल्यूशन बनाया, और उसका मोलैरिटी जो है वो m1 है ना? और जो टेम्परेचर था वो T1 था। कोई प्रॉब्लम? जी सर। नो सर। ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं तो ये मोलैरिटी भी चेंज होके कितनी हो जाएगी? m2 हो जाएगी, पहले जितनी मोलैरिटी नहीं रहेगी। यस, जी सर। है ना? चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं।
अब आया तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में सबसे पहला नाम किसका आएगा? परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W। यस, हाँ सर। है ना। इसमें जो स्मॉल w है वो किसको बिलोंग करता है? व्हाट इज स्मॉल w? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। व्हाट इज कैपिटल W? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो वैसा ही है जैसे कि पहले वाला था, सिंपल सा। जैसे कि अगर मान लो मैंने 45 ग्राम वाटर में यूरिया के 60 ग्राम ऐड कर दिए, 45 ग्राम वाटर में यूरिया के मैंने 6 ग्राम 40 ग्राम ऑफ H2O, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 45 ग्राम वाटर में यूरिया जो है वो 9 ग्राम ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम? तो ये मिल के बनाया क्या इसने? सॉल्यूशन। सर यूरिया मिक्स। यूरिया एक तरह का प्रोडक्ट होता है ना। जैसे कि चीनी, शक्कर एक तरह का प्रोडक्ट होता है जिसको सुक्रोज कहते हैं, वैसे ही यूरिया भी एक तरह का प्रोडक्ट होता है जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। है ना। और यूरिया का मोलर मास कितना? 60। ये 9 ग्राम लिया है, ये इसका मोलर मास थोड़ी ना है। मोलर मास यूरिया का कितना? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। तो अगर 45 ग्राम वाटर में 9 ग्राम यूरिया का डाले तो यूरिया तुरंत का तुरंत उसके साथ डिजोल्व कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? मेटल के साथ में, मेटल कह रहा हूं, यूरिया तुरंत का तुरंत सोल्यूशन में घुल जाएगा। क्लियर है इतना? अब मुझे परसेंटेज स्मॉल w बाय कैपिटल W निकालना है। तो स्मॉल w का जो है वो हम लोग लिख देंगे 9 ग्राम, कैपिटल W जो है वो हम लोग लिख देंगे 45 ग्राम। यस, और इंटू 100, इतनी तुम्हारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। मतलब परसेंटेज W बाय V का आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? सर हाँ बोलो। 45 प्लस 9 ग्राम है। हाँ हाँ, सॉरी, आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, बार बार गड़बड़ हो रही है। 45 प्लस 9। हाँ, अरे मेरी सुबह से यार आज बहुत क्लास थी, तीसरी क्लास ले रहा हूँ मैं लगातार, तो अब मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है एकदम। एनीवेज, तो 9 तुम्हारा हो गया सॉल्यूट, और 45 प्लस 9 जो है वो हो गया तुम्हारा सोल्यूशन का मास। तो सोल्यूशन के मास का रेशियो लोगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? परसेंटेज W बाय V। तो फाइनली हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतना? तो बताओ, यस सर। है ना? इतना क्लियर है ना? ओके, तो बस कुछ नहीं करना है इसमें इतना ही है। तो परसेंटेज W बाय V हमने लिख दिया, ये पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या है बताओ? इसमें सेकेंड एंट्री कौन सी थी? मोल फ्रैक्शन की थी, मोल हाँ सर। फ्रैक्शन की थी। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय? अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भूल जाओ मोल है ये, केवल फ्रैक्शन का मुझे मतलब बताओ। व्हाट इट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? डिवाइड करना नहीं। अगर मान लो मैंने 10 केजी में 1 केजी, मेरे पास केक है, केक खाने वाला केक, मेरे पास 10 केजी केक है, उसमें मैंने अगर 1 केजी केक खा लिया तो बताओ मैंने कितना फ्रैक्शन केक का खा लिया? 1/10 पार्ट मैंने खा लिया उसको। बात समझ में आई? हाँ सर। और बचा कितना हुआ है? 9 नहीं, 9/10 पार्ट बचा हुआ है, 1/10 पार्ट मैं खा चुका हूं, हाँ कि ना?
सर ये सर है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितना पोर्शन यूज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कितने पोर्शन थे, हाँ कि ना। हाँ सर तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता होगा कि कितने मोल यूज हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल थे, यस और नो। है ना। तो देखो भाई, हमने सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहां पे कंपोनेंट ए के साथ में कंपोनेंट बी ऐड किया। जब भी कोई दो चीजें हम ऐड करेंगे तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो। ठीक है ना। अब अगर हम कंपोनेंट ए ऐड कर रहे हैं तो हो यहां पर ए का वॉल्यूम भी होगा, ए का मास भी होगा, हाँ सर और वैसे ही बी का भी वॉल्यूम होगा और बी का मास होगा, हाँ कि ना। हाँ सर है ना। और अगर किसी का मास है तो उसके मोल भी होंगे, यस और नो। ये सर तो वैसे ही बी के भी मोल्स होंगे। तो ए के मोल को हम लोग कहते हैं एन ए, बी के मोल को हम लोग कहते हैं एन बी। कोई प्रॉब्लम। ये सर तो सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हो गए, एन ए प्लस एन बी। कोई प्रॉब्लम। ये सर है ना। अब मुझे मोल का फ्रैक्शन निकालना है ए का। अब मुझे मोल का फ्रैक्शन निकालना है ए का। तो ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम। ये सर जितना ए बोला है ना, तो यूजेबल जो है वो ए है, तो जितना काम का चीज है उसको पहले लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल से। वैसे ही अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए काम का जो पूछा गया है वो है बी, तो बी पहले और उसके बाद ए प्लस बी बाद में। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताओ, सारे फ्रैक्शंस का एडिशन कितना होता है। जैसे कि मैंने केक खा लिया था ना, तो जितना मैंने केक खाया था वो था 1/10। जितना मैंने केक बचाया था 1 होगा। जितना मैं, हाँ हाँ ठीक है, 1 होगा, 1 होगा। जितना मैंने केक खा लिया था वो था 1/10, हाँ कि ना। जितना मैंने केक बचाया था वो था 9/10। तो टोटल फ्रैक्शन कितने हो गए, 1/10 प्लस 9/10। तो टोटल फ्रैक्शन 1 हो जाता है कि नहीं। तो ये भी तो मोल का फ्रैक्शन है। तो यहां पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब तुमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो निकाल लिया। अब हम लोग से नेक्स्ट में यहाँ पे एक और एक्सटेंशन देख लेते हैं, है एक ही चीज लेकिन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे मोल परसेंट देखने वाले हैं। तो मान लो हम लोग मोल परसेंट ऑफ ए निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के कितने मोल हैं, टोटल कितने मोल हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, है ना। तो इसको तो हम लोग कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन, इंटू 100 करने पर वो क्या बन जाएगा, मोल परसेंट बन जाएगा, यस और नो। तो हम लोग मोल परसेंट ऑफ ए को, मोल परसेंट ऑफ ए को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100 भी लिख सकते हैं, चलेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ए को बी के साथ में मिलाया, ए जो था उसका मोल फ्रैक्शन था 0.4, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.6, क्योंकि सारे फ्रैक्शन का एडिशन 1 होगा। तो अगर वो 0.4 है तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर हम देखें तो 40% होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस, मोल परसेंट। क्लियर है इतना कि नहीं, ओके बोलो। सर इसे परसेंट एंड
ऑफ मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा ना सर? मोल फ्रैक्शन और परसेंट साथ में कैसे आ सकता है? या तो फ्रैक्शन बताओगे या तो परसेंट बताओगे। हाँ सर। इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को ही तो तुमने परसेंट में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके, तो उसको बोलेंगे मोल परसेंट। क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लो 45 ग्राम H2O को 30 ग्राम यूरिया के साथ में ऐड किया, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, भाई सोल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना होगा, बोलो। डिवाइडेड बाय 45 प्लस 30। यस, देखो मुझे पता है कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन H2O का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे H2O का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। तो हाँ सर नीचे मतलब सॉल्यूशन का मोल होगा। अरे नीचे टोटल मोल होंगे जो जो चीजें, तो टोटल उसमें पानी है और यूरिया है, तो दोनों मोल ऐड कर देंगे, तो वो सोल्यूशन के टोटल मोल हो गए। हाँ सर। है ना? तो अब देखो ये 45 ग्राम है, तो 45 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वाटर का, बोलो। 45 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, सॉरी 4.5 कह रहा हूं, 2.5 मोल आ जाएगा वाटर का। हाँ सर। वैसे ही यूरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 30/60, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था यूरिया का मोलर मास कितना, तो ये 0.5 आ गया। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं इसका, तो H2O जो है उसका मोल कितना है, 2.5, और यहाँ पे कितना है 2.5 प्लस 0.5, इसका मतलब 2.5/3 इतना आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो अगर 75% का उससे ज्यादा, हाँ ओके, तो ये 5। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन कितना आया एक H2O का, 5/6। तो अगर हम मान लो मोल परसेंट ऑफ H2O निकाले तो वो कितना आएगा, 5/6 इंटू 100। क्लियर है इतना? वैसे ही यूरिया निकालने के लिए, यूरिया का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो होगा वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ सर। तो 1 माइनस 5/6, तो ये 1/6 हो जाएगा। सर अगर हम मैथमेटिक्स के भी थे तो यही निकलेगा ना? हाँ सेम निकलेगा, करके देख लो। हाँ सर। चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं, ऐसे भी करके देख लेते हैं। तो अगर हमें ये यूरिया का निकालना है तो यूरिया के मोल कितने, 0.5, यूरिया के मोल कितने 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने 3, हाँ सर। टोटल मोल कितने 3, तो कितना आ गया 1/6 ही तो आया अभी भी। क्लियर है ये डाउट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा देता हूं, हमने एक सोल्यूशन तो लिया ही है इसको, तो चाहे जैसे निकालो भाई आंसर सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो अगर हम यहाँ पे मोल परसेंट निकालें
यूरिया का, तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 100। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अरे वो देख लेना कितना परसेंट, ये कितना आ जाएगा बताओ। ये 2 है, ये 50 डिवाइडेड बाय 3 तो 18 6 16 पॉइंट क्या 16.66% आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ, है ना? तो इसको करके देख लेना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से मोल फ्रैक्शन क्लियर है सबको। हाँ सर। अब आता है सर बोलो। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर मोल परसेंट होगा, है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी है को हम कैपिटल एम से नहीं, कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी। अगर स्मॉल एम ले तो स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर देना होता है, लेकिन सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो तुम्हारा सॉल्वेंट का जो आया है, सॉल्वेंट का मास, तो डिनोमिनेटर में पहली बार ऐसा हुआ है कि सॉल्यूशन का मास नहीं ले रहे हैं या सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में ले रहे हैं। हाँ कि ना? देखो मोल फ्रैक्शन में भी, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो ए प्लस बी ये तो सॉल्यूशन का वो हुआ ना टर्म। हाँ सर, ये सॉल्यूशन है। हाँ, ये जो डब्ल्यू था ये भी सॉल्यूशन का टर्म था। यस सर। यहाँ पे जो वी था वो भी वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का। यहाँ पे जो ये जो वी है ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, 100 ml सॉल्यूशन। हाँ, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पे भी जो वॉल्यूम था, लीटर में लेना है मुझे वॉल्यूम को, लेकिन वो वॉल्यूम किसका था, सॉल्यूशन का था। यस और नो? लेकिन ये यहाँ पर आकर मोलैरिटी के केस में, बस और केवल मोलैरिटी के केस में, यहाँ पे जो मास तुमको लेना है वो सॉल्वेंट का मास लेना है, वो भी किसमें, केजीज में। क्लियर हो तो बताओ। यस सर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो ग्लूकोज के 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का है मेरे पास, ठीक है ना, इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा गिवन है तुम्हें। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोलैलिटी, मतलब स्मॉल एम, ऑफ द सॉल्यूशन। ये कर पाएंगे क्वेश्चन कि नहीं कर पाएंगे बताओ। कर पाएगा। कैसे होगा बोलो। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम टारगेट डिसाइड करना है। टारगेट क्या है मेरा, मोलैलिटी फाइंड करना है। तो मोलैलिटी फाइंड करने के लिए देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सॉल्यूट का मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ सर। इसका जरूरत पड़ेगा। यस सर। कितना गिवन है कि नहीं गिवन है, कितना है? हाँ सर, फिर डिवाइड किससे करें, सॉल्वेंट का
मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास मतलब मास ऑफ सर कितना सर 1 kg ना 1000 ग्राम तो सॉल्यूशन का गिवन है ना। क्या क्या वेरी गुड। देखो तुमको सॉल्यूट के मोल गिवन है, अगर मोल गिवन है 1 मोल है तो अपने आप इस सॉल्यूट का मास 180 ग्राम नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर तो सॉल्वेंट का जो मास है वो सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास नहीं हो जाएगा, बोलो। यस सर तो 820 ग्राम वो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया कि नहीं आ गया। सर तो जब तक कि तुम इसमें अपना एम नहीं ढूंढोगे ना तो कैसे क्वेश्चन को आगे करना है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे चाहिए क्या क्या, फिर उसको सॉल्व किया। तो मुझे यहाँ पर सॉल्वेंट का मास 820 ग्राम मिल गया, कोई प्रॉब्लम। तो अगर 820 ग्राम मिल गया तो अब मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 820 डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरा आंसर आ गया केजी में 0.82 केजी। यस, जब मैंने एम को सोच के सारी चीजें निकाल ली तो फाइनली मैं मोलालिटी निकाल लूंगा। मोलालिटी कितनी बताओ। सॉल्यूट के मोल है 1 डिवाइडेड बाय 0.82 है ना। और यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी इज द आंसर। यस, मोल पर केजी इज द आंसर। अब ये मोल पर केजी जो है ना इसको हम लोग प्यार से मोलल कह लेते हैं, जैसे कि फोर्स को केजी मीटर पर सेकंड कहने से बचते हैं और न्यूटन कहते हैं। यस, जैसे कि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है ना, लेकिन वो शॉर्ट में कहते हैं। एक्चुअल में फोर्स का यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यस, है ना। तो वैसे ही मोल पर केजी को भी हम लोग शॉर्ट में मोलल कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, मोलल कह लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास बोला गया है कि 1 मोलल सोल्यूशन है, 1 मोलल सोल्यूशन है, तो 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू कितनी है 1। अगर मेरे पास फिर से वही डेसीमोलल सोल्यूशन है, अगर डेसीमोलल सोल्यूशन है तो m की वैल्यू कितनी है 1/10। अगर मान लो मेरे पास सेमी मोलल सोल्यूशन है तो m इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है इतना। फोर्थ पे आ जाते हैं फाइनल। ये जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं, पीपीएम का मतलब पीपीएम का मतलब अरे क्यों नहीं पता भाई, ये रिवीज ये तुम पढ़ चुके हो वीडियो लेक्चर में, या तो वीडियो लेक्चर देखा नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मिलियन।
सर 10 लाख 10 लाख 10 लाख तो ठीक है, 10 टू दी पावर 6, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, कोई प्रॉब्लम है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 10 लाख का मतलब कितना होता है 10 टू दी पावर 6, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, परसेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट। नहीं, फ्रैक्शन इनटू 100 तो ठीक है, लेकिन परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स पर 100। यस, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सॉरी, परसेंट का मतलब क्या होता है पार्ट्स पर 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक सोल्यूशन है मेरे पास, 100 ग्राम सोल्यूशन है, जिसमें मैंने देखा कि 10 ग्राम जो है ना वो सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन के कितना ग्राम है, और उसमें सॉल्ट कितना ग्राम है। सॉल्यूट 10 ग्राम है, और जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो बताओ सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, कितना होगा। 10 पार्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर हम सॉल्यूशन का 100 पार्ट ले लें, तो जो सॉल्यूट है उसका केवल 10 पार्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। 10 पार्ट होगा। तो अगर मान लो, अब परसेंट निकालो, अब मान लो तुम परसेंट निकालो, देखो परसेंट भी तो तुम 10% निकाल रहे होगे। हाँ सर, हाँ। तो बेसिकली परसेंट का मीनिंग क्या हुआ कि 100 पार्ट में से सॉल्यूट का कितना पार्ट है। बात समझ में आया कि नहीं। यस सर, यस सर। बोलो। नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो उसमें देख लेना रिकॉर्डेड में, नेटवर्क में क्या कर सकते। अच्छा, ये फंडा समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया ना। मैं लास्ट टाइम देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें से अगर 10 ग्राम मेरे पास सॉल्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे कि देयर आर 10 पार्ट ऑफ सॉल्ट इन 100 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन के 100 हिस्से हैं तो उसमें से 10 हिस्से तो केवल सॉल्ट हैं। यस और नो। है ना। तो अगर मैं सॉल्यूट के बारे में बताऊं, तो सॉल्यूट का पार्ट पर 100 कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। पार्ट पर 100 इसका 10 होगा कि नहीं होगा। देखो परसेंट निकालोगे वो भी 10% आएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि कितने पार्ट किसी चीज का है 100 पार्ट सोल्यूशन के अंदर। क्लियर है कि नहीं। सर इधर सॉल्यूशन 100 ग्राम है ना सर। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, यस, मैं 10 बार बता चुका हूं। आगे बताओ नेक्स्ट। कहाँ खोए रहते हो यार तुम लोग। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, देखो कुछ कर नहीं सकते यार उसका। नेटवर्क ठीक है, ओके। तो अगर ये समझ गए हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब समझाता हूं पार्ट पर मिलियन क्या होता है। अब देखो पार्ट पर मिलियन क्या होता है। इस बार मुझे सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट लेने हैं, मतलब 10 टू दी पावर 6 पार्ट लेना है।
और तब मेरे पास सॉल्यूट के जितने भी पार्ट्स होंगे वही मेरा होगा पीपीएम। बात समझ में आई कि नहीं? सर यस सर परसेंट में हम सॉल्यूशन के 100 पार्ट लेते थे, पीपीएम में हम सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट लेंगे। बात समझ में आया? तब देखेंगे कि सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, तब सॉल्यूट के जितने भी पार्ट होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन को सीधी सीधी भाषा में ये लिखा जाएगा कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? सर सॉल्यूशन का मिलियन पार्ट, तो सॉल्यूट का कितना पार्ट, उसी को बोलते हैं पीपीएम। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ तो क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ सर क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मेरे पास 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है और 10,000 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है। मतलब मैंने अगर सॉल्यूशन का 10,000 ग्राम लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कितना मिलेगा? 0.1 ग्राम 0.1 ग्राम, है ना? अब मुझे क्वेश्चन गिवन है ये, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm, ये क्वेश्चन है। कर पाएंगे? तो देखो स्टार्टिंग कहां से करनी है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे। इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि अगर मैं 10,000 ग्राम सॉल्यूशन का ले लूं तो उसमें केवल 0.1 ग्राम मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा। सही है? तो 10 टू दी पावर 4 होता है, तो मेरे पास 10 टू दी पावर 4 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। मुझे निकालना क्या है? सर 10 to the 6 में कितना है? हाँ, 10 टू दी पावर 6 में कितना है। तो अगर 10 टू दी पावर 4 में इतना है तो इसको मैं 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 टू दी पावर 6 बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई जब हुआ तो ये 10 टू दी पावर 6 ग्राम हो गया सॉल्यूशन का। तो यहां पर 0.1 था तो यहां पर 10 टू दी पावर 2 हो गया, तो यहां पे कितना हुआ बताओ? ये 1/10 और ये 100। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? तो आंसर कितना हो गया? पीपीएम का कोई यूनिट नहीं होता, पार्ट्स पर मिलियन अपने आप में यूनिट है। पार्ट्स पर मिलियन अपने आप में कंप्लीट यूनिट तुम्हें नहीं लग रही? पार्ट्स पर इसका मतलब मिलियन, 1 मिलियन सिलेक्शन में 1 मिलियन सोल्यूशन में नहीं, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन में। हमें 10 पार्ट जो है वो सॉल्यूट का मिलेगा। बात समझ में आया? 1 मिलियन पार्ट अगर हम सोल्यूशन का लेंगे जिसमें से पार्ट का मतलब हुआ 1 ग्राम, यहां पे 1 पार्ट का मतलब कितना हुआ? 1 ग्राम 1 ग्राम। तो टोटल अगर तुमने 10 टू दी पावर 6 ग्राम कर दिया तो टोटल तुम्हारे पास 1 मिलियन पार्ट हुए कि नहीं हुए, बोलो? और उस 1 मिलियन पार्ट में इसके 10 ग्राम आ रहे हैं सॉल्व करने पर, यस और नो?
1 ग्राम का मतलब 1 पार्ट, तो यहां पर 10 ग्राम का मतलब 10 पार्ट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर आर 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन अ मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया? 10 ppm ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए। सारे कॉन्सेंट्रेशन हाँ, क्या कह रहे? चलो, ओके। सर वो कह रहा है आज रहने हाँ, हो गया हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। हाँ, तो गुड नाइट।